हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखो, एफ कैट के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है और जल्द ही सी डी एस के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और सी डी एस के एग्ज़ाम में अगर आप लोग आई एम ए को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि एडवांस मैथ्स की क्या वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए होने वाला है। तो मैंने हमारी ई तक्षशिला क्लासेस की ऐप पे एडवांस मैथ्स की नई नया बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। पहली क्लास आप ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा इस बैच को खरीदना चाहता है तो उसका जो प्राइस है वैसे 1000 रुपये है, बट वहाँ पे आपको एक कूपन कोड दिखेगा। उस कूपन कोड को अप्लाई करके आपको ये बैच जो है वो 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। अभी आगे लेक्चर जो है वो पहला स्टार्ट होएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी कि इस बैच में हम लोग करेंगे क्या क्या। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। हाँ जी, देखो भाई, आज से हम लोग एडवांस मैथ शुरू कर रहे हैं अपना। एडवांस मैथ्स में टॉपिक कौन कौन से रहेंगे हमारे? ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और स्टैट्स। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ज्योमेट्री जो है, देखो ये सीक्वेंस में मैंने क्यों लिखा, जब तक तुम ज्योमेट्री नहीं पढ़ लोगे अच्छे से तब तक तुम्हें, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ लोगे तब तक ज्योमेट्री समझ नहीं आएगी। और जब तक ये दोनों चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मेंसुरेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। उसके बाद अलजेब्रा का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ ये है कि अलजेब्रा का यूज इनमें हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टैट्स। अब ट्रिग्नोमेट्री या जितना भी हमारा एडवांस मैथ्स है उसका जो लेवल है वो अप टू 10th क्लास तक का है। ठीक है ना। 10th क्लास तक तुम जो भी सिलेबस पढ़ते हो वही हमारा एडवांस मैथ का सिलेबस है। अब ट्रिग्नोमेट्री जैसे 10th में भी है, +1 में भी है, +2 में भी है। +2 में इनवर्स ट्रिग्नो होती है, +1 में दूसरे सिंपल वाली ट्रिग्नो होती है। पर जो +1 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो 2 थीटा 3 थीटा साइन ए प्लस बी, है ना, ये जैसे थोड़ी सी अपर लेवल की पढ़ते हो, वैसा कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता। सीडीएस की ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 10th तक का जो हमने पढ़ा है बेसिक बेसिक वही आता है। हाँ बस ये मान के चलो कि भाई वही बेसिक चीज एक ग्रेजुएट पर्सन के सामने उन्होंने क्वेश्चन में डालनी, वो थोड़ा सा वैल्यू मतलब लैंग्वेज को घुमा के तुम्हारे सामने रखेगा। ठीक है ना। कंसेप्ट वही 10th लेवल का ही यूज होगा बट वो भी थोड़ा हायर लेवल का। ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की मैं बात करूं सबसे बड़ा चैप्टर यही है। जैसे इसमें लाइंस एंड एंगल होता है, इसमें ट्रायंगल होता है, देन क्वाड्रिलेटरल, देन पॉलीगन्स और उसके बाद सर्कल। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी दो चैप्टर हमारे रहते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ और हाइट्स एंड डिस्टेंस। फिर मेंसुरेशन की बात करूं अगर मैं, मेंसुरेशन भी हम लोग मेंसुरेशन 2D एंड मेंसुरेशन 3D ये हम लोग पढ़ते हैं। फिर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो जो बेसिक अलजेब्रा हमारा रहता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना, और उसके अलावा अलजेब्रा में हमारा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस, ये भी अलजेब्रा में आता है।
अच्छा, अगर स्टैट्स की भी मैं बात करूं तो स्टैट भी हमारा 10th लेवल और +1 +2 का अलग है। तो हमारे जो एग्जाम में है वो 10th लेवल तक का ही आता है। 10th में हम लोग मीन मीडियन मोड के बारे में ही पढ़ते हैं सिर्फ। +1 +2 में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब चीजें होती हैं, वो सब चीजें हमने यहाँ पे नहीं पढ़नी, ठीक है ना। हाँ, एक बेसिक फॉर्मूला जरूर याद रख लेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, क्योंकि उस पर एक आधी बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मैथ्स, एडवांस मैथ्स है कैसा, कि टफ है, इजी है, मॉडरेट है, क्या है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है, ठीक है। अगर तुम्हारा टारगेट है एडवांस मैथ्स में 90% स्कोर करना, तो वो टफ है। इम्पॉसिबल और टफ ये दोनों अलग अलग वर्ड है। टफ इसलिए क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा, हमें स्पीड ज्यादा चाहिए होगी, हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर सिस्टम को छोड़ के जो मैंने ये चैप्टर लिखे है ना, इन 3 चैप्टर में से मिला के हमारे 45 to 50 क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। बहुत रेयर चांस होगा कि 45 से कम क्वेश्चन बने, बट स्टिल 40+ तो इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन हर बार पेपर में तुम्हें देखने को मिलेंगे इन 3 चैप्टर के। और यही 3 चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं हमारा। फिर अलजेब्रा जो है ये कभी तुम्हारा 10 से 12 नंबर का, कभी कभी ये 20 से 22 नंबर का भी आ जाता है। सेम स्टैट का है, ये कभी कभी तो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी यही 7 से 8 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर तुम्हारा टारगेट 90% स्कोर करना है, मतलब कि जो मैंने यहां पे लिखा है ऑलमोस्ट 70 एक नंबर का पेपर इसमें से बनता है, 65 से 70 नंबर का, ठीक है। अब तुम 65 से 70 में से अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 60+ स्कोर बने, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो ये चैप्टर लिखे हैं, तो उसके लिए तुम्हारी तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए कि एक तो सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और उस चीज के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत ज्यादा से मान के चलो कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है जिसका टारगेट है कि भाई मेरे को 60, जो भी है एडवांस मैथ का इतना पोर्शन है, इसमें उसका टारगेट है 60% का, तो 60% के लिए, और एक बच्चा है जिसका टारगेट है मान लो सिर्फ ही ऐसे 30% का, कि मेरे को इतना ही स्कोर करना है। अगर 30% वाले को 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, तो इसको 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसको ये मान के चलो कि 800+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ आ गई ना बात। अगर तुम इतना कर लेते हो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तो तुम इनमें से कोई सी भी चीज अचीव कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। अब होता क्या है, एडवांस मैथ में दिक्कत क्या आती है, हालांकि अर्थमेटिक जो है वो एडवांस से मुश्किल है, पर बच्चों को पता नहीं क्यों एडवांस मुश्किल लगता है। एडवांस मैथ में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत रेयर होता है कि उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन को वो घुमा रहा है। जैसे अर्थमेटिक में तो वो फिर भी बहुत सी चीजें, बहुत से एलिमेंट ऐड कर देता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बट एडवांस मैथ में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि भाई वो कुछ नए नए एलिमेंट्स उसमें ऐड करके वो क्वेश्चन को ज्यादा टफ कर दे, ठीक है ना। हाँ, बट ये है कि ये थोड़ा वास्ट है। जैसे अर्थमेटिक में अगर मैं कोई एक चैप्टर उठाऊं तो हार्डली 5 या 7 फॉर्मूले होंगे, 5 या 7 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट एडवांस मैथ्स में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या था, कई बार ये वो बता दें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये किस किस को नहीं पता, तुझे भी नहीं पता। मैथ्स के पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 मार्क्स का ही हमारा पेपर होता है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, बट आप ये मान के चलो कि आपको, जब अगर आपने 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट रखा है ना,
तो मिनिमम 10 से 12 मिनट तो आपको OMR भरने में लगेंगे ही लगेंगे। तो आप मेंटली ये प्रिपेयर करके चलो कि 2 घंटे नहीं, आपके पास सोल्व करने के लिए सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है ना। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसमें ये वेटेज तो मैंने बता ही दी, इन तीनों का तो वेटेज यही रहता है, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री के 10 से 12 और इन दोनों के मिला के 30 से 25 ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो है, अच्छा है कि क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है कि जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। और हमारे पास टाइम जो है आज की डेट से ऑलमोस्ट 5 महीने बचे हुए हैं। तो 5 महीने में ये पूरे चैप्टर जो मैंने लिखे हैं बहुत इजीली, बहुत अच्छे से कवर हो सकते हैं। तुम अगर चाहते हो कि भाई तुम एडवांस मैथ में इतना % तुम्हें स्कोर करना है, तो तुम 5 महीनों में इतने क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैथ्स को लेके सिलेबस के बारे में ये नहीं सोचना कि इंपॉर्टेंट बता दो, ठीक है ना, या फिर ऐसा कुछ बता दो कि जिससे मेरे 20-30 नंबर बन जाए। होता ये है कि भाई चलो मैं बता भी दूं कि भाई इस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर यूपीएससी किस चैप्टर में क्वेश्चन इजी डालेगा, किस चैप्टर के क्वेश्चन टफ डालेगा, वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। अगर तुम अपना 100% सिलेबस करके जाते हो तो कम से कम तुम ये सिक्योर रहते हो कि भाई इजी वाले क्वेश्चन जो है वो मैं डेफिनेटली कर लूंगा। जो ये 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में भी मतलब तुम ये मान के चलो कि 40 to 45 क्वेश्चन जो है वो इजी रहते हैं। नेक्स्ट 35 to 40 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट होते हैं, ठीक है ना। 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज्यादा, मतलब मैं टफ भी नहीं बोलूंगा, बट ये है कि चलो हाँ उस टाइम पे माइंड हमारा ऐसा हो जाता है कि पूरे एग्जॉस्टेड रहते हो। सुबह 9 बजे पेपर स्टार्ट होएगा और मैथ का पेपर 4 बजे स्टार्ट होता है, तो 4 बजे तक वैसे दिमाग बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे तो मान लो अगर 2+2, कई बार तो बच्चा 5 ही लिखता है, ठीक है ना। तो इस लेवल का हाल हो जाता है। तो उस लिहाज से फिर ये 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को ना थोड़ा ऐसे लगता है कि यार ये उस इन्वायरमेंट में तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अगर तुम अपना 100% सिलेबस करके जा रहे हो, मतलब जो ये 15 से 20 क्वेश्चन है ना, ये किस चैप्टर में से आएंगे ये किसी को नहीं पता। ये 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपको स्टार्टिंग में फंस गए तो बच्चे का वैसे मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो सेफ साइड के लिए हमें सिलेबस अपना 100% कवर करके जाना है, ताकि ये वाले 40 क्वेश्चन और इसमें से एटलीस्ट मैं 60-70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं, ठीक है ना। समझ आ गई ना बात। चलो फिर आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, ये टॉपिक्स हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने हैं। हमारा बेसिक ट्रिपलेट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और उसकी एप्लीकेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंगल निकालने, थोड़ी बहुत एडवांस आइडेंटिटीज और स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, वैल्यू पुटिंग, एंगल मेजरमेंट, मैक्सिमम मिनिमम, हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो मैंने लिखा है यहां से तुम्हारे 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है, 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के पक्के हैं, बाकी इसके। ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास आता है पाइथागोरस। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल होगा, बाकी 2 जो है वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, एक्यूट मतलब होता है जो 90 से कम होते हैं। जो 90 डिग्री की सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। फिर उसके अलावा जो 2 साइडें होती हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। अब परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे। जो एंगल के सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है, जो एंगल के एडजेसेंट है या मतलब जिस साइड पे एंगल बन रहा है वो उसका बेस। मतलब कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इस वाले एंगल के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, वो ये दी थी कि भाई p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो है वो हमेशा h के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना। अब इसमें भी जैसे एक इक्वेशन तो ये है, एक होता है कि अगर h स्क्वायर, h का बेसिकली मतलब है जो ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड है। हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं h को ये भी मान के चल रहा हूं कि जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है, अगर उसका स्क्वायर बाकी 2 साइडों के स्क्वायर से कम है तो ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मतलब तीनों के तीनों एंगल जो है वो 60 से कम होंगे। अगर ये बराबर आ रहा है तब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का, बाकी 2 जो है वो एक्यूट एंगल होंगे। अगर यही इनसे बड़ा बन रहा है तो ये हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या रहता है, एक एंगल 90 से बड़ा होगा, बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे। ठीक है ना। अभी के लिए हमें सिर्फ इसी पे फोकस करना है। अब यहां पे जो ये राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों की वैल्यू होती है ना, इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोल देते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट, या सिंपल शब्दों में मैं बोलूं पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसे 3 नंबर हैं जो इस इक्वेशन में फिट बैठते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एबीसी दैट फिट्स द रूल। जो पाइथागोरस थ्योरम में फिट बैठते हैं उसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। अब कुछ ट्रिपलेट तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे सबसे सिंपल वाला तो सबको याद होता है 3 4 5। जब भी मैं ट्रिपलेट लिखूंगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी के दोनों नंबर जो है वो एंगल के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। समझ आ गई ना बात। तो कुछ ट्रिपलेट मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो और कोशिश करना ये तुम्हें याद रहे। ठीक है ना। अब याद इसलिए रहने जरूरी है क्योंकि चीज अगर याद होती है तो सॉल्यूशन स्ट्राइक कर जाता है माइंड में। ठीक है ना। सर जो हमने वो फर्स्ट क्लास में बना दिया वो मैथ्स वो बहुत कम है। क्या चीज? जो फर्स्ट क्लास लगाते हैं मैथ्स की, जो लोग पढ़ते हैं वो वाला मैथ्स बहुत कम आएगा। सीडीएस में बहुत कम आएगा, एफ कैट में सिर्फ वही आएगा। एफ कैट में ये नहीं आता, सीडीएस में ज्यादा यही आता है। ऑलमोस्ट 70% जो मैंने लिखे ना चैप्टर, 65 to 70% वही आता है।
पर ये है कि मतलब वही बात है ना, अब मैंने ये बात बता दी कि 70% यही आता है। अब मोस्टली बच्चा सोचा है कि अगर मैं सीडीज की तैयारी कर रहा हूं तो सिर्फ इसी पे फोकस करता हूँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है ना, अगर एक बार हमने बोल दिया कि 100% सिलेबस करना है तो 100% ही करना है। ठीक है, बार बार नहीं सोचना कि भाई हाँ वो ज्यादा है ये कम है क्या नहीं। लिख लिए सब? नहीं है? देखो अब कुछ ट्रिपलेट तो तुमने यहां पे लिख लिए, एक दो रूल मैं यहां पे बता भी देता हूं। अगर तुम्हें ट्रिपलेट पता है, उस ट्रिपलेट को तुम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक और ट्रिपलेट मिल जाएगा। जैसे ये 3 4 5 था, अगर मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? ये 6 8 10, तो ये एक नया ट्रिपलेट मुझे मिल गया। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा? 1.5 2 2.5, तो ये मुझे एक नया ट्रिपलेट मिल गया। समझ आ गई ना बात? किसी भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ट्रिपलेट को तो तुम्हें एक नया ट्रिपलेट मिल जाता है। फिर एक इसके लिए रूल भी होता है, हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट। अब हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट जो रूल लगेगा ना, वो तब लगेगा जब मुझे परपेंडिकुलर या बेस में से कोई एक साइड पता हो। परपेंडिकुलर या बेस में से मुझे कोई एक साइड पता हो, ठीक है ना, तब मैं ट्रिपलेट के लिए फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब अगर मान लो मेरे पास इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पता है और वो वैल्यू n है, और n अगर हमारा ओड है, n अगर हमारा ओड है, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला बनेगा ठीक है। एक मिनट लिखो अभी। ठीक है ना, ये रूल याद रहेगा। अगर n ओड है तो जैसे मान लो ये 3 है, 3 पुट करो, 5 पुट करके देख लो, 7 पुट करके देख लो, 9 पुट करके देख लो, ये सारे ट्रिपलेट तुम्हें मिल जाएंगे। अगर n हमारा यहां पे
इवन है, अगर n यहां पे इवन है तो ट्रिपलेट का फॉर्मूला बनेगा n/2 का होल स्क्वायर -1 n/2 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, बना देंगे भाई, सौरभ शर्मा बना देंगे। हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये इवन के लिए, ये ओड के लिए। अब आगे देखो, ट्रिपलेट मुझे पता चल गए, और मुझे यह पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपरन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपरन्यूज। अब इन 3 में से अगर मैं किन्हीं भी 2 को चूज करूं, इन 3 में से अगर मैं किन्हीं भी 2 को चूज करूं, तो मैं 6 तरीके से इनकी रेशियो लिख सकता हूं। जैसे मान लो मैंने P और B को चूज करा, तो P/B या फिर B/P। एक तरीके से मैं चूज कर सकता हूं P और H को, P/H या फिर H/P, या मैं चूज कर सकता हूं B और H को, तो B/H, H/B। यही 6 रेशियो बनेगी, इनके अलावा और कोई रेशियो नहीं बनेगी। इन रेशियोज को हम लोग नाम देते हैं, ठीक है ना। P/B हमारा होता है tan, और B/P हमारा हो जाता है कोट। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर ये हो जाता है कोसिकेंट। फिर B/H हमारा होता है कोस, और H/B हमारा हो जाता है सीकेंट। ठीक है ना। अब यहां से एक तो मेरे को यह पता चल गया कि भाई tan थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये रेशियोज का यूज करके। ठीक है, दूसरा मुझे यहां से क्या पता चला कि tan का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोट, साइन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोसिकेंट, और यहां पे कोस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सीकेंट। इनफैक्ट यहां पे प्रोपोर्शन की बजाय तुम इक्वल टू का साइन लगाओ चाहे डायरेक्ट। ठीक है, अब यहां पे चीज समझने वाली क्या है, चीज समझने वाली है कि अगर इन 6 में से मुझे कोई भी एक वैल्यू पता है, अगर इन 6 में से मुझे कोई भी एक रेशियो पता है, एक रेशियो पता होने का मतलब मुझे इन 3 में से 2 वैल्यूज पता है, ये मतलब हुआ ना। अगर मुझे किसी भी इन 6 में से कोई भी एक वैल्यू पता है, उस एक वैल्यू का पता होने का मतलब है कि मुझे इन 3 में से कोई 2 वैल्यूज पता है। अगर 2 वैल्यू पता है तो तीसरी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, और जब तीसरी कैलकुलेट मैंने कर ली तो मैं 6 की वैल्यू निकाल सकता हूं ना। तो अब तुमने ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है तो मैं वहां से बाकी की 5 निकाल सकता हूं। समझ आ गई ना कैसे, क्योंकि जब मुझे कोई एक पता है तो मतलब कि मुझे इन 3 में से कोई 2 वैल्यू पता है, 2 वैल्यू मैं यहां पुट करके तीसरी की वैल्यू में निकाल सकता हूं। जब तीनों मुझे पता चल गई तो फिर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूं। समझ आ गई ना बात। अब जैसे ये है, हमें बोला गया इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी,
साइन बी नहीं, BC 15 तो साइन ए है ये, ए भी पूछा है, साइन ए है, ठीक है। BC हमें दिया हुआ है 15, ये एंगल जो है साइन ए हमें क्या दिया हुआ है 4/5, और मैं साइन ए को ये भी लिख सकता हूं, साइन ए के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, ठीक है ना। तो यहां पे BC की वैल्यू तो 15 हमें दी हुई है, BC की वैल्यू 15 दी हुई है, तो हमारे पास 4/5 15/AC ऐसे बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये AC हमारे पास आ गया 75/4, मतलब AC हमारा 75/4 है। अगर मैं इस 15 को देखूं तो ये 15 हमारा 60/4 बन जाएगा, 60/4 बन जाएगा, ठीक है ना। 60/4 75/4, और यहां पे जो रेशियो बन रही थी वो 4 और 5 ही है। साइन थीटा में 4/5 दिया हुआ है ना, ये मेरे को लग रहा है बी की बजाय ना सी होगा, सी पे वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी, ए भी नहीं है ये। 4/5 हाँ सी है वो, रुको 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 दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये बी की बजाय सी है, ये बी की बजाय सी है यहां पे, ठीक है। अब दोबारा ट्रायंगल बनाते हैं एक बार, रुक तो जा। साइन सी 4/5 का मतलब हुआ 4 ये 5 ये, और ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर ये 4 ये 5 है तो ये 3 आ जाएगा, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये 3 आ जाएगा ना। और इस 3 की वैल्यू हमें 15 दी हुई है, इस 3 यूनिट की वैल्यू 15 दी हुई है ना, BC हमें 15 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बन गई 5। हमसे पूछा है ए बी कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या बन जाएगी 4 गुना 5 20, ठीक है ना, 4 गुना 5 20। अब ट्रिपलेट याद था तो इसलिए मेरे लिए कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है ना। साइन सी हमें दिया हुआ है 4/5, साइन सी का मतलब जो सामने वाला वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने 4 लिख दी और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 लिख दिया, तो ट्रिपलेट से ये BC जो है वो 3 यूनिट मेरे पास आ गया। ये रेशियो में चल रहा है, यहां पे 4/5 रेशियो ही तो है ना ये, तो मतलब कि मेरे पास ये जो रेशियो है वो 4/5 दी हुई थी, और ये ट्रिपलेट से हमारे पास ये रेशियो कितनी आ गई 3, ठीक है ना। और इस 3 की वैल्यू हमें 15 गिवन थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 4 की 20, 5 की 25, इस तरीके से कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ साइन 50 इज इक्वल टू 5/13, अब पहले ट्रायंगल बनाओ। अगर ये वैल्यू दी हुई है ना ऐसे, तो तुम बस डायरेक्ट एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 होगा, एक 50 दिया हुआ है, अगर एक 50 दिया हुआ है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा ना। अगर एक 50 डिग्री है
क्योंकि तीनों का सम 180 होता है ना। अगर ये 90 है तो पीछे 90 ही बच गया, ये 50 तो ये 40 आ गया। अब मुझे दिया हुआ है साइन 50 इज इक्वल टू 5/13। साइन 50, साइन मतलब p/h, ये दिया हुआ है 5/13, तो p की वैल्यू 5, h की वैल्यू 13। तो इस 50 के लिए p क्या होगा, ये वाली साइड, और ये होगी हमारी 13। पाइथागोरस लगा के ये हमारे पास आ जाएगी 12, ये 12 आ गई ना। अब हमसे पूछा गया है कोस 40 प्लस साइन 50, कोस 40 प्लस साइन 50। कोस 40 की वैल्यू हमारी क्या बनेगी यहां पे, 40 के लिए क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपरन्यूज। 40 के लिए बेस है 5 और हाइपरन्यूज है हमारा 13, प्लस में साइन 50, इसकी तो वैल्यू दी हुई है 5/13, तो 5/13 तो ऐड करके क्या बन गया ये 10/13। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन बी ओनली। ठीक है ना। समझ आ गई बात। अगला देखो ऐसे ही, सबसे पहले ट्रायंगल बना लो बस। ये 90 डिग्री हो गया, एक एंगल 37 है, तो दूसरा 90 माइनस 37 हो जाता है, तो 90 माइनस 37 बन गया हमारा 53। ठीक है ना, कि अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा। जशन, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर ये 90 है और ये थीटा है, ये 90 है तो पीछे 90 ही बच गया, है ना। तो अगर ये थीटा है तो फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, समझ गया ना। अब यहां पे कोट 37, कोट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 8/15, तो 37 के लिए बेस हो जाएगा ये जो कि 8 है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये जो कि 15 है। और इसका ट्रिपलेट क्या था, 8, 15 और 17, है ना। 8, 15 और 17, तो अब हमें बोला गया है साइन 37 प्लस में कोस 53। साइन 37 कितना हो जाएगा, 37 के लिए परपेंडिकुलर 15 है और हाइपरन्यूज 17, प्लस 53 के लिए बेस 15 है और हाइपरन्यूज 17, तो ये बन गया 30/70। आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली। पाइथागोरस से ट्रिपलेट 8, 15, 17 लिखा कि नहीं लिखा, या इसको पाइथागोरस से कर ले कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर था ना, तो b की वैल्यू 8 पुट कर 64, p की वैल्यू 15 पुट कर 225, तो ये टोटल बन गया 289 h स्क्वायर, तो h की वैल्यू 17 आ जाएगी यहां से। ठीक है ना। या फिर जो मैंने ट्रिपलेट निकालने का तुम्हें फॉर्मूला बताया इवन वाला, जैसे यहाँ पे ओड वाली वैल्यू बड़ी है, इवन वाली छोटी है। इवन का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 का स्क्वायर -1 n/2 का स्क्वायर +1। अगर n को मैं 8 रखूं तो ये बन गया 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 - 1 15, 16 + 1 17। ठीक है, किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आगे देखो, कोस 43 डिग्री। अब सबसे पहले यहां पे तुम ट्रायंगल बनाओ, 90, ये 43 डिग्री, 90 में से 43 गया 47, तो ये आ गया हमारा 47 डिग्री।
अब cos 43 की वैल्यू दी हुई है, cos 43 के लिए बेस हो जाएगा ये, जो कि बन जाएगा x, और हाइपोटेन्यूज होगा ये, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो 22 वो भी हो गया। अगर नहीं कोई गैस कर पा रहा तो तुम लोग पाइथागोरस लगाओ। b की वैल्यू x, p निकालना है, h की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है ना, तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, पी की वैल्यू आ गई वाई, तो ये बन गया वाई। ठीक है ना, पी मतलब परपेंडिकुलर। तो अब उसने पूछा tan 47, tan 47, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। 47 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, x, और बेस क्या है y, तो x बाय y हमारा यहां आंसर बन जाएगा। तो 43 इधर की साइड पे 43 तू कहीं लिख ले, यहां लिख लेगा तो x इधर चला जाएगा, वो तो कहीं लिख ले। ठीक है ना, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसे करके देखो। ये कागज ये कागज की पहले जो है देखो मैंने शुरू में ये बताया ना, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मैंने ये P था वो इसके लिए P था, इसके लिए जो P है वो इसके लिए B हो जाएगा, ऐसे। समझ आ गई ना बात, वो एंगल के अकॉर्डिंग देखूंगा मैं। जो एंगल के सामने वाला है वो परपेंडिकुलर, जो जिसपे एंगल बना हुआ है वो बेस। समझ आ गई ना बात। 17 डिग्री, सबसे पहले वही ट्रायंगल बना लो। नब्बे डिग्री, यहां पे 17 डिग्री, और यहां पे फिर 90 माइनस 17 हो गया 73 डिग्री। साइन 17, साइन 17 मतलब एक्स बाय वाई दिए हुए ना, मतलब P बाय एच। तो 17 के लिए P तो हो जाएगा ये, और H हो जाएगा ये। अब जब तुम पाइथागोरस लगाओगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया है सीकेंट 17 माइनस साइन 73। सीकेंट 17, सीकेंट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 17 के लिए, सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो 17 के लिए हाइपोटेन्यूज तो यही है y, और बेस क्या आ जाएगा ये अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 73 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 73 के लिए परपेंडिकुलर ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया, तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर। अब ये माइनस जो है वो अंदर जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी।
समझ आ गई बात? आगे करें? ये हमारा ये बन रहा है ना ऐसे, ऐसे बन रहा है। मैंने एलसीएम लिया, अब ये तो बन गया वाई स्क्वायर और ये बन गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये कट गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा, ये ऐसे है। ठीक है ना, अंदर गया तो वो हो गया ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। 61 डिग्री दिया हुआ है तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये 61 है तो 90 माइनस 61 ये 29 डिग्री हो गया। साइन 61 दिया हुआ है ए, तो 61 के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये, तो ये ए बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा ये। ठीक है ना, तो पाइथागोरस जब तुम लगाओगे तो ये वैल्यू तुम्हारे पास बी आ जाएगी। ठीक है, अब tan 61 डिग्री, tan 61, tan 61 जब मैं लिखूंगा तो 61 के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया ए और बेस हो गया बी, ए बाय बी प्लस में tan 29। अब 29 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी और बेस हो जाएगा ए। एलसीएम लिया मैंने, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या बन गया हमारा? ऑप्शन सी ओनली। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, tan ए 5/12 और इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है। जब मुझे tan की वैल्यू पता है तो मैं साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट कोट इन सबकी वैल्यू निकाल सकता हूं ना, है ना। tan ए हमें दिया हुआ है 5/12, 5/12 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल्स हम में सेम है तो परपेंडिकुलर अगर 5 है बेस 12 है तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा हमारा? 13। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो बन गया 5/13। कोस ए क्या बनेगा? कोस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा 12/13 माइनस tan ए की वैल्यू है 5/12। ठीक है, सिमिलरली सीकेंट ए होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज 13 है, 13/12 और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर 13/5 और ये बन जाएगा 12/5। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 12 और 5 17,
17/13 -5/12। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो ये बन जाएगा 1/5। 13/12 प्लस में 1/5। अब एलसीएम ले लेते हैं। 13 गुणा 12, ये बन गया 17 गुणा 12 माइनस 5 गुणा 13। नीचे बन गया 13 गुणा 5 प्लस 12, 12 गुणा 5। 12 से 12 कट गया। 17 गुणा 12 204 माइनस 65। 204 माइनस 65 बटे 13, और ये बन रहा है 13×5 प्लस 12 77/5। ठीक है। 14 में से 5 गए 9, 19 में से 6 गए 13, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर, इन दोनों का इधर। 139 गुणा 5, 13 गुणा 77। देख लो अब क्या बन रही है। 13 पंजे 65, 65 तो 9 पंजे 45, 695 वाला आएगा आंसर तो। और पीछे यही बनेगा ऑप्शन डी। चेक करना, ये बन रहा है 650 और 45 695। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक है। समझ आ गई बात? नहीं हुआ क्या? हो गया है? करो फिर इसका आंसर निकालो। सेकेंड ए 17/8। 17 हाइपोन्यूज है, 8 बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा 15। 34 इंटू साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे? 15/17 प्लस 15 कोट ए की वैल्यू क्या बनेगी? बेस अपॉन हाइपोन्यूज, और सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बन गया 8/15। फिर 68 कोज ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोन्यूज। बेस है 8, हाइपोन्यूज है 17, माइनस में 16 इंटू tan ए। tan हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 15 बेस 8। तो कैलकुलेट कर लो पहले, ये 2, 15 से 15, ये 4 और ये 2, तो ऊपर आ गया 30 प्लस 8, नीचे आ गया 32 माइनस 30, तो 38/2, आंसर बन गया 19। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, दैट इज 19। डन। इन ए ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए बी,
ए बी 12 बी सी 5। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे है, ए बी दिया हुआ है 12, ए बी दिया हुआ है 12 और बी सी दिया हुआ है 5। तो ट्रिपलेट से हाइपरन्यूज आ जाएगा 13। अब उसने बोला कि फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। मतलब कि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कोज ए की वैल्यू निकालनी है, टेन ए की वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट ए की वैल्यू निकालनी है, सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है और कोट ए की वैल्यू निकालनी है। अब साइन ए हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपरन्यूज। ए के लिए परपेंडिकुलर है ये, तो 5/13। कोसिकेंट इसका उल्टा हो जाता है, वो बन जाएगा 13/5। ठीक है। कोज ए के लिए बेस है 12, 12 हाइपरन्यूज 13। अगर कोस 12/13 है, सीकेंट इसका उल्टा हो जाएगा 13/12। ऐसे ही tan ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 5/12, तो कोट ए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5। ठीक है ना। इसका बताओ क्या होगा? ये सी एस सी का मतलब कोसिकेंट है, सी एस सी का मतलब कोसिकेंट। कोसिकेंट 1.25 हमारा हो जाएगा ये 5/4, है ना। कोसिकेंट थीटा जो कि दिया हुआ 1.25, पॉइंट हटा के नीचे 0 0, 25 के टेबल पे कट के ये आ गया 5/4। तो मतलब हाइपरन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, पाइथागोरस से बेस 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 4 इंटू tan थीटा कितना बन जाएगा हमारा? 3/4 माइनस 5 इंटू कोस थीटा कितना बन जाएगा? 3/5 प्लस 1। सिमिलरली सीकेंट थीटा हो जाएगा 5/3 प्लस 4 इंटू कोट थीटा हो जाएगा 3/4 माइनस 1। 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, सॉरी 4/3 आएगा यहाँ पे ना। एक मिनट 4 इंटू 3/4 इधर है, ये जो है वो 4/3 बनेगा, राइट। 16/3 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, 5/3 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2, तो 16 माइनस 6 हो गया 10/3 और ये हो गया 11/3। 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आ गया? 10/11। ठीक है, ठीक है ना। जो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था, पहला लेक्चर था, वो आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम लोग जो इससे आगे की चीजें वो पढ़ेंगे, टेबल वगैरह वाला सब आता है। आज तो हमने सिर्फ इतना ही करा ना, ये बेसिक ट्रिपलेट, बस। ठीक है ना, अभी ये सब पढ़ा है।
ठीक है, चलो जी फिर मिलते हैं कल।